नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पूर्वालोकन सीरीज जो चल रही थी, उसमें हम राज्य व्यवस्था को कवर कर रहे थे और आज हमारा ये जो है 5वां लेसन चल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं अपना 5वां लेक्चर से, 5वां वीडियो से, जिसमें चैप्टर है उद्देशिका। उद्देशिका चैप्टर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 की बात की जा रही है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। पेश कब किया गया था? किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और अपनाया कब किया गया था, यानी अंगीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय याद रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय हैं, इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित करती है। उद्देशिका प्रस्ताव के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि उद्देशिका हमारे स्वप्न और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है? आंसर होगा सर अलादी कृष्ण अय्यर स्वामी ने कहा था। A.N. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। A.M. मुंशी ने क्या कहा था कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली है। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया था। मतलब कि केशवानंद भारती से पहले जितने और भी जो वाद आए थे उसमें ये कहा गया था कि उद्देशिका हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और यह स्वीकारा कि उद्देशिका हमारे संविधान का ही भाग है। इससे पूर्व बीरू बारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। पूछ सकते हैं कि संविधान का अंग उद्देशिका किस वाद में नहीं माना गया था? वह वाद आपका था बीरू बारीवाद 1960 का था। बीरू बारी क्या था? ये पाकिस्तान से एक गांव का सीमा था, तो उसी का बीरू बारीवाद आया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविधान की मूल आत्मा किस वाद में बोला गया था? वह बोला गया था गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद कब आया था? 1967 में आया था। इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान की आत्मा है। वहीं 1960 में आप देखेंगे जो बीरू बारीवाद आया था उसमें बोला गया था उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया था गोलकनाथवाद जो 1967 में आया था। वहीं 1973 में जो कि केस था केशवानंद बनाम केरल राज्य, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। वहीं आप देखेंगे जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था 1994 में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा फिर से दी
कौन सी अवधारणा? जो केशवानंद भारती में दी गई थी, उसमें बताया गया कि संविधान का ही उद्देशिका संविधान का ही भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण, जो पंथ निरपेक्ष है वो संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका की प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है, मतलब उसको लेके चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी कोर्ट में। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही है। कितने प्रकार से जो स्वतंत्रता की बात की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए बात की गई है, जो कि 5 प्रकार की है। वहीं 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वहीं आप जब स्वतंत्रता का बात देखेंगे तो स्वतंत्रता कितने प्रकार में व्यक्त की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। फिर से रिपीट करते हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की उद्देश्य बताई गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। समानता उल्लेखित नहीं है, समता उल्लेखित है। यह ध्यान रखें, किसमें? प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वह प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। ये किसने कहा था? ये कहा था के.एम. मुंशी जी ने कहा था। ये देखिए, नहीं, सरादी अय्यर स्वतंत्र के.एम. मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव लोकतांत्रिक कुंडली के रूप में है, ये कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना था। संवैधानिक उपचार किस आर्टिकल से है? संवैधानिक उपचार से तात्पर्य है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 से है, जिसमें संविधान किसी भी प्रकार के जो मूल अधिकार का हनन होगा तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसी को बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए आत्मा और हृदय माना था। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा था। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? उद्देशिका जो है वो राजनैतिक जन्मपत्री है। जन्मपत्र में क्या होता है? जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में क्या रहता है कि बच्चा कब पैदा हुआ, उसके ग्रह नक्षत्र कैसे थे, वह उसका जन्म दिवस कब था, ये सारा उल्लेख एक जन्म तिथि, एक जन्म पत्री में होता है। उसी प्रकार से हमारे संविधान की जन्म पत्री उद्देशिका मानी गई, उसमें उस हमारे संविधान का रूपरेखा क्या होगी, हमारे संविधान का कार्यप्रणाली कैसी होगी, इस प्रकार की स्वतंत्रता है, इस प्रकार की न्याय की बात है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है हमारे उद्देशिका में। तो उसी प्रकार के.एम. मुंशी ने कहा था उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। सुभाष कश्यप, इनकी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है पॉलिटी को लेके, लेकिन थोड़ा जब आप एक बार लक्ष्मीकांत 2-3 बार पढ़ लेंगे, उसमें आपको एक जो हमारी राज्य व्यवस्था की थोड़ा समझ हो जाएगी, तो कॉन्सेप्ट के रूप में ये बहुत अच्छी बुक है। सुभाष कश्यप की 2 वॉल्यूम में आती है, वो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। सुभाष कश्यप ने कहा था, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटलिका। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ये सेंटेंस पूछा जा सकता है कि किसने संविधान की पवित्र दस्तावेज कहा था? वह कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। आइए प्रश्न देख लेते हैं। इसमें उद्देशिका का जो एक भाग पूरी उद्देशिका को लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
और स्वतंत्रता कैसी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता ध्यान रखें कि समानता नहीं है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर उस अपनी इस संविधान सभा में आज, यानी कि जिस दिन की डेट थी, वो अत्योदर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी जो संविधान सभा ने किस दिन अपना उद्देश्य का प्रस्ताव को बनाया था, तो वह था, मतलब किस दिन से लागू किया था, वह था 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इसमें जो कुछ भाग थे संविधान के, वह 26 नवंबर को ही लागू हो जाता है। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी बनाते हैं और यही तारीख यहाँ उद्देशिका में उल्लेखित है, 26 नवंबर 1949। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। प्रश्न में एक्स की जगह, ये एक्स की जगह की तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय गणतंत्र भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उस वक्त थी सही, ये देखिए, दो प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, ये सब शब्द जो आप देखेंगे ये आपको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले सिर्फ और सिर्फ जो हमारा संविधान की जो शब्द लिखे थे, वह लिखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये उसकी बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 1942 के संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गए थे। याद रखिएगा, 3 शब्द थे जो बस उद्देशिका में आज तक एक ही बार जो है संशोधन किया गया है। वह संशोधन किया गया है 1976 में इस संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। हाँ, वो भी 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 के माध्यम से किया गया है। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, नहीं सॉरी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, ये 3 शब्द जो है आपके जोड़े गए हैं। ये 3 शब्द जो है आपके जोड़े गए हैं, तो ये लिखे हुए हैं। ये 3 शब्द जो है आपके जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? वह होता है उद्देशिका में। यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे, उनका मत, यानी कि उनका जो एक प्रोसेसिंग ऑफ थॉट था, उनका क्या उद्देश्य था संविधान बनाने का, क्या उसका लक्ष्य था, ये सभी आप इस पूरे संविधान में किसमें झलक मिल जाएगी? ये झलक मिल जाएगी आपकी उद्देशिका में, यह झलक मिल जाएगी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देश्य यानी द प्रेम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यानी कि जो जिस वक्त हमारा संविधान बन रहा था, जो हमारे संविधान के
के निर्माता थे, उनके मन में कैसा एक राष्ट्र बनना है, कैसा एक संविधान बनना है, उसके बारे में जो उनके मन में चल रहा था, वो इस उद्देशिका में वर्णित है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में मुख्य प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत देश प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था और पेश कब किया गया था? वह पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 5वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व को उसी क्रम में उल्लेखित करिए। मतलब कितने प्रकार के न्याय हैं? न्याय आप देखेंगे आपके 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार के भ्रातृत्व उसी क्रम में लगाने थे। तो ये देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन 3 प्रकार के न्याय कैसी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया था। 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय संविधान के स्वरूपों का वर्णन करते हैं। ये भारतीय संविधान के स्वरूपों का वर्णन करते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रम है: सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नोट: ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लेखित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। जनवादी शब्द किसमें है? वह चीन के संविधान में उल्लेखित है। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसमें सबसे पहले है सार्वभौमिक शब्द आएगा, फिर आएगा आपका समाजवादी शब्द आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर प्रजातांत्रात्मक देश आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द इस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वह जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? वह जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। वह जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1976 में आया था। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? वह करता है भारत की प्रस्तावना जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? वह नहीं था आपका जो है अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था, इसको जोड़ा गया था।
भारतीय निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? वह जोड़े गए थे आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो आपका पंथ निरपेक्ष, एक ये, दूसरा समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। पंडित पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जर्वेटिव प्रस्ताव अंत्योत्तर उद्देश्य का बना। ठीक है, इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, सही है। हाँ, इसका संशोधन नहीं है, इसका संशोधन हुआ है 1976 में, याद रखना है। संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो यह रद्द कर सकता है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत यानी कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव को अंग्योत्तर भारतीय संविधान के उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विविध स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है कि 1942 संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जा सकता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन से किया जा सकता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? वह है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह एक आइडियोलॉजिकल है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, वह किया गया था जो है आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया था। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। कौन-कौन शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस उद्देश्य द्वारा, किस संशोधन द्वारा लगाए गए थे? जो लगाया गया था वो लगाया गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1976 में का है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्द नहीं थे। कौन-कौन शब्द शामिल नहीं थे? वह शब्द थे आपके, पहला था आपका समाजवादी, वो शब्द शामिल नहीं था। पंथनिरपेक्ष भी शामिल नहीं था, अखंडता शब्द भी शामिल नहीं था, बल्कि गणराज्य शब्द आपको शामिल मिलेगा। पूछा कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के अमुख्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये चारों ही आप देखेंगे सही है। चारों का उल्लेख आपको कहते हैं उद्देशिका में मिलेगा, जो कि उपरोक्त सभी चारों सही हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन 1 सही है, जो कि सही व्याख्या करता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है,
क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। भारत के लोग में सभी लोग जो आएंगे, आप एससी एसटी सभी कैटेगरी के लोग, महिला पुरुष सभी आएंगे, तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट होता है हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग नाग भारतीय संविधान में हाँ किया गया है, वह किया गया आपके संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के सिद्धांत। सभी मतलब सभी को सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त होंगे, जो एक व्यक्ति को प्राप्त होगा वह सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा, इसलिए सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? वह सही भाव व्यक्त करता है भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, सभी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? वह उल्लेखित नहीं है संघी शब्द जो है वह उल्लेखित नहीं है। देख सकते हैं अभी हाल ही पूछा गया था, यूपी पीसीएसटी 2021 में पूछा गया था, क्योंकि इसी के समतुल्य आप यूपीएससी में भी 2021 में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, जहां इंग्लिश में यूनियन शब्द लिखा तो वो प्रश्न सही था, थोड़ा ऐसे ही थोड़ा रिलेटेड था। वही अभी आएगा आगे प्रश्न। वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व है। परंतु संघीय यानी फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द, इनका ना यूनियन शब्द का प्रयोग है। संविधान अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द है, फेडरल शब्द नहीं है। यूनियन शब्द कहाँ से प्रेरित है? ये आपका कनाडा से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? वह नहीं है लोक कल्याण, जो है जो संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? इस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। वह आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। 30वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? मतलब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा उल्लेख नहीं है? वह नहीं है धार्मिक न्याय से रिलेटेड शब्द उल्लेखित नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा शब्द सही मतलब कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था। यह सही है, ये अंग नहीं था, क्योंकि समाजवादी शब्द आपका जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि 1976 में आया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कहलाता है आपका उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका उस संविधान की आत्मा कहा जाता है। एएम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन जनपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी टलिका है। नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका यानी प्रिलम्बर को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचार से तात्पर्य क्या है? आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 जो हमारा मूल अधिकार है उससे प्रेरित है। यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो उत्तर विकल्प डी होगा। उत्तर के विकल्प में डी होगा संवैधानिक उपचारों का। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रात्मक
गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? वह कहा है के.एम. मुंशी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? वह कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा था। इस वाद के फैसले ने सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। वह था आपका बीरू-बारीवाद जो 1960 में आया था। उसमें इसको संविधान का भाग नहीं कहा गया था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? वह था संविधान का भाग है जो आपका केशवन जो था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट में संविधान को उद्देशिका का भाग माना गया था। केशवानंद भारती बहुमत से निर्णय उद्देशिका संविधान का भाग माना गया था। केशवानंद भारती में भी संबंधित था। निम्नलिखित वादों में से इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। वह स्वीकार किया था केशवानंद भारती मामले में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? वह करता है संविधान की प्रस्तावना। उद्देश्य क्या था? हमारी उद्देशिका से ही तो प्रेरित है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो वह 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो व्यवस्था की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्रम भी याद करना है। ऐसा ना पहले आप आर्थिक याद कर लिया राजनीतिक। सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। ये क्रम भी ध्यान रखना है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का इसमें उपबंध किया गया है। तो वह किया गया है जो आर्थिक न्याय की बात है वो है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में की गई है। दोनों में आर्थिक न्याय से प्रेरित है। भारत के संविधान की उद्देशिका है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रावधान नहीं है। संविधान में दिया गया मुख्य न्यायालय में लागू नहीं होगा। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करती है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता प्रदान करती है। तो प्रश्न में ऑप्शन दिए वो गलत हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधित सभी 4 कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सही कथन का उल्लेख नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल यानी ओनली विशेषण सूत्र का उपयोग नहीं है। इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल किए जा सकें। इस दृष्टि से विकल्प सी और डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यारोपित है।
ये ऑप्शन सही है आपका। संविधान में 14 से 18 जब आप अनुच्छेद देखेंगे मूल अधिकार का, उसमें समानता की बात कही गई है, तो यह उसी से प्रेरित है। में समता के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। इस तरह से हमारा जो 5वां वीडियो था कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम देश की शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे, जो वीडियो नंबर 6 होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।